Assalamualaikum students, Dr. Rabia here. In today's lecture we are going to discuss about the oxidation of fatty acids. लास्ट टॉपिक है फैटी एसिड के पोर्शन में से एक चीज़ बताते चलूँ कि ऑक्सीडेशन जो लिपिड्स हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उसकी बायोसिंथेसिस हो या ऑक्सीडेशन हो, क्लासिफिकेशन हो, सारे का सारा लिपिड जो है वो इम्पोर्टेंट है, तो आपको इसको बहुत अच्छे से और ध्यान से करना है। तो अपना आज का जो है वो लेक्चर शुरू करते हैं, विच इज़ द ऑक्सीडेशन ऑफ लिपिड्स। अब ऑक्सीडेशन ऑफ लिपिड्स मतलब ऑक्सीडेशन हमें पता है कि हमारे पास क्या होती है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। लिपिड्स की ऑक्सीडेशन, ठीक है, कि लिपिड्स का ब्रेक डाउन करना, जो हम स्टोर्ड फॉर्म में लिपिड होता है उसकी जो है वो ब्रेक डाउन करना ताकि वो अवेलेबल हो फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन। ये हमारा सारा जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि ऑक्सीडेशन ऑफ लिपिड जो है वो क्या है। ऑक्सीडेशन ऑफ लिपिड से पहले, क्योंकि यहाँ पे जो है वो डिफरेंट अल्फ़ा बताई हुई है, बीटा बताई हुई है, ओमेगा ऑक्सीडेशन बताई हुई है, तो पहले इन टर्म्स को जो है वो पढ़ लेते हैं कि क्या है, किस तरह से। अब आप लोगों को पता है कि यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, C डबल बॉन्ड OH होता है। इसकी हम जो है ना वो नेमिंग या नंबरिंग कर लेंगे ताकि हमें जो है ना वो इजी रहे। 3 डिफरेंट वेज हैं। अगर तो आपने इसको नंबरिंग 1, 2, 3, 4 करके देनी है तो आपने कार्बोक्सिलिक कार्बन से स्टार्ट करना है। ये नंबर 1 होगी, ये नंबर 2 होगी, ये नंबर 3 होगी, ये नंबर 4 होगी, राइट। अगर आपने नंबरिंग 1, 2, 3 से देनी है, कार्बोक्सिलिक एंड से 2 हैं, मिथाइल एंड से 1 तरह की आएगी। 1, 2, 3, 4 अगर करके देनी है तो आपने कार्बोक्सिलिक वाले कार्बन को भी करना है कंसीडर, और वो नंबर 1 होगा, नंबर 2 से नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट टू दैट नंबर 3 होगा। ये हो गई हमारी कार्बोक्सिलिक एंड से। दूसरी जो है वो हमारे पास एक होती है जिसको हम अल्फ़ा बीटा बोलते हैं। अल्फ़ा बीटा में हमने क्या करना है कि कार्बोक्सिलिक वाले कार्बन को कंसीडर नहीं करना, जबकि हमने उससे नेक्स्ट जो है कार्बोक्सिल वाले कार्बन से जो नेक्स्ट होगी उसको हमने अल्फ़ा कार्बन कह देना है। अल्फ़ा कार्बन के नेक्स्ट बीटा कार्बन, बीटा से नेक्स्ट गैमा एंड सो ऑन। ये हमारी 2 हो गई जो कार्बोक्सिलिक एंड से आती हैं। 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 में आपने किसको कंसीडर करना है, कार्बोक्सिलिक वाले को भी कंसीडर करना है और उसको नंबर 1 देना है। नेक्स्ट टू दैट 2 होगी और सो ऑन चलती रहेगी। अल्फ़ा बीटा अगर आप करोगे तो कार्बोक्सिलिक को नहीं करना कंसीडर, कार्बोक्सिलिक के नेक्स्ट वाली जो होगी उसको अल्फ़ा कार्बन कहना है और उससे नेक्स्ट जो होगी उसको क्या कहना है, बीटा कार्बन कहना है। अगली जो है वो हमारे पास है दूसरे मिथाइल एंड से। अभी आप लोगों को पता है CH3 के हमारे पास क्या हो गया, मिथाइल एंड हो गया। यहाँ से जो आपने नंबरिंग देनी है ये हमारे पास आती है ओमेगा 1 के नाम से। पहला क्या होगा, ओमेगा 1, दूसरा ओमेगा 2, तीसरा ओमेगा 3 और इस तरह से आपने चलते रहना। ये हमारे पास कुछ हो गई नेमिंग। अभी जो हम ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे वो इसी तरह से पढ़ेंगे कि अल्फ़ा ऑक्सीडेशन क्या है, बीटा ऑक्सीडेशन क्या है, ओमेगा ऑक्सीडेशन क्या है। इस वजह से इसको बताना जो है कंपल्सरी था। सैचुरेटेड के लिए भी यही है और अनसैचुरेटेड के लिए भी यही है। अब हम करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स के। हमारे पास जो ऑक्सीडेशन के मेथड्स हैं वो डिफरेंट मेथड्स हैं। बीटा ऑक्सीडेशन है, अल्फ़ा ऑक्सीडेशन है, लॉन्ग चेन आपकी जो है वो फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन है, पैरोक्सिसोमल फैटी ऑक्सीडेशन है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की ऑक्सीडेशन है। ये डिफरेंट मेथड्स हैं जिसके थ्रू ऑक्सीडेशन होगी। इनमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट प्रोमिनेंट जो ऑक्सीडेशन है वो बीटा ऑक्सीडेशन है। मेजॉरिटी ऑफ लिपिड्स जो है बॉडी के अंदर वो बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू डिग्रेड किए जाते हैं एनर्जी एक्सट्रैक्शन के लिए। माइनर हैं हमारे पास अल्फ़ा हो गए, ओमेगा हो गए, ओट चेन हो गए, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हो गई, पैरोक्सिसोमल हो गई। ये माइनर आपके पाथवेज हैं जो कि ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड में वर्क करते हैं। बीटा ऑक्सीडेशन करते हैं
ये हमारे पास प्रिंसिपल मेथड है ऑक्सीडेशन का फैटी एसिड्स की, ठीक है। और इसमें जो है वो ऑक्सीडेशन किस कार्बन पे होती है, कार्बन नंबर 3 कार्बन या बीटा कार्बन के ऊपर होती है, ठीक है। अल्फा और बीटा कार्बन के ऊपर जो है वो क्या होगी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगी और वहाँ पे सैचुरेशन आ जाएगी, सॉरी अनसैचुरेशन आ जाएगी, ठीक है। डबल बॉन्ड बन जाएगा और उसके बाद वहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। और इस तरह से जो सारी ऑक्सीडेशन की कहानी है उसमें ये है कि आपका जितना लंबा चेन ऑफ कार्बन होगी फैटी एसिड की, उस चेन में से 2 कार्बन वाले यूनिट को आपने निकाल देना है एक साइकिल के बाद, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास एक साइकिल है जिसमें 7 स्टेप्स हो रहे हैं। जब फैटी एसिड फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारे पास 18 कार्बन कंटेनिंग फैटी एसिड जो है वो इस साइकिल के अंदर आया, तो पहले साइकिल के बाद आप इसमें से 2 कार्बन के यूनिट को निकाल दोगे तो बाकी 16 कार्बन बच जाएगा, ठीक है। 16 दोबारा इस साइकिल में एंटर होगा, सक्सेसिव इसकी जो है ना वो एंट्रेंस होती रहेगी साइकिल के अंदर, और हर साइकिल के एंड पे 2-2 कार्बन आपने रिमूव करते जाने हैं। और फाइनली जो आपका जब आपका जो है वो आखिरी साइकिल जो होगा उसमें आपके 4 रहते होंगे ना, 4 कार्बन, तो 4 कार्बन से 2-2 यूनिट अलग हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा, आपकी ऑक्सीडेशन कंप्लीट हो जाएगी और एंड पे जो है वो हमें एनर्जी मिलती रहेगी। किस तरह से ये भी हम आगे डिटेल से पढ़ लेंगे। अभी सिर्फ इतना याद रखना कि ऑक्सीडेशन किस पे हो रही है, बीटा कार्बन पे हो रही है। अल्फा बीटा कार्बन ब्रेक डाउन होंगे, 2 कार्बन यूनिट आपके जो हैं वो क्या होंगे, एक सक्सेसिव साइकिल के कंप्लीशन पे हमें 2 जो है वो कार्बन मॉलिक्यूल मिल जाएगा। एसिटाइल कोएंजाइम में बेसिकली मिलता है। तो फिर हमारे पास क्या होता है कि वो टीसीए साइकिल के अंदर आता है और हमें क्या देता है, एनर्जी एक्सट्रैक्शन देता है। एनर्जी हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इस तरह से एनर्जी मिल सकती है। ओके जी। बीटा ऑक्सीडेशन रिजल्ट्स इन द सीक्वेंशियल रिमूवल ऑफ 2 कार्बन फ्रेगमेंट्स, जिसको हम एसिटाइल कोएंजाइम में कह रहे हैं। अभी हमने कहा कि हर साइकिल पे हमें क्या मिलेगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए मिलेगा और रिमेनिंग एसाइल कोएंजाइम ए मिलेगा। क्या है वो भी हम देख लेंगे थोड़ी देर में। अब ये जो सर्कुलेटिंग फैटी एसिड्स हैं वो बहुत सारे टिश्यूज़ के थ्रू जो है वो टेकन अप किए जाते हैं और उनकी ऑक्सीडेशन होती है। फॉर एग्जांपल लीवर सेल्स हो गए, हार्ट के हो गए, किडनी हो गई, मसल्स, ब्रेन सेल्स, लंग्स, ठीक है, या फिर एडिपोज टिश्यूज़ वगैरह हो गए। ये वो टिश्यूज़ हैं जहाँ पे हमारे पास क्या होती है, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स की जो है वो ऑक्सीडेशन होती है, या इन अदर वर्ड्स उसकी डिग्रेडेशन होती है। फैटी एसिड्स ब्रेक डाउन किए जाते हैं ताकि वहाँ से हम एनर्जी ले सकें। वो टिश्यूज़ जहाँ पे हमारे पास फैटी एसिड्स की ऑक्सीडेशन नहीं हो सकती फॉर द एनर्जी एक्सट्रैक्शन, वो हमारे पास एड्रीनल मेडुला हो गए, एरिथ्रोसाइट्स हो गए, इन सम पार्ट्स ऑफ द ब्रेन हो गए। अब साइट ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन के बीटा ऑक्सीडेशन सेल में कहाँ पे हो रही होती है, तो बीटा ऑक्सीडेशन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, जबकि उसकी सिंथेसिस जो थी वो हमारे पास कहाँ पे हो रही थी, आपकी साइटोसोल के अंदर, ठीक है। ये आपने मेजर डिफरेंस याद रखना है कि अगर उसकी सिंथेसिस रिक्वायर्ड है तो हमने उसमें पढ़ा था कि एसिटाइल कोएंजाइम को ट्रांसफ़र किया था फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रिया टू द साइटोसोल, पहला स्टेप उसका यही था। और ऑक्सीडेशन में हमने क्या किया कि फैटी एसिड को साइटोसोल से हमने ट्रांसफ़र कराना है टू द माइटोकॉन्ड्रिया, जहाँ पे इसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। इसके लिए एंजाइम कौन सा रिक्वायर्ड है या एंजाइमिक सिस्टम कौन सा रिक्वायर्ड है, फैटी एसिड ऑक्सीडेज सिस्टम जो है वो रिक्वायर्ड है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर पड़ा हुआ है। अब आपको माइटोकॉन्ड्रिया का पता है कि डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, आउटर मेम्ब्रेन इसकी स्मूथ होती है, इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो हमारे पास डिसकंटिन्यूस होती है, ठीक है। और उसके अंदर जो मैट्रिक्स पड़ा हुआ है उसमें हमारे पास क्या होनी है, ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स होनी है। और ये जो सिस्टम है ऑक्सीडेज सिस्टम, ये क्लोज पड़ा हुआ है या पोजीशन में पड़ा हुआ है टू दैट ऑफ द रेस्पिरेटरी चेन, जो कि आपकी इनर मेम्ब्रेन के पास पड़ी हुई है। यानी इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो हमने कहा था कि हमारे पास इस तरह से कुछ होती है इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, बाहर कंटिन्यूस होती है। इनर मेम्ब्रेन के हमारे पास अंदर जो है वो क्या पड़ा हुआ है, रेस्पिरेटरी चेन पड़ी हुई है और उसके साथ जो है एडजेसेंट जो है वो हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, ये ऑक्सीडेज सिस्टम पड़ा हुआ है। ये एंजाइम्स क्या करवाते हैं
किस रिएक्शन को कैटालाइज कराएंगे? ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड टू एसिटाइल को ए। कि फैटी एसिड की जब एक सक्सेसिव ऑक्सीडेशन होगी तो हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा और दूसरा एसाइल कोएंजाइम ए बनेगा। ये एसिटाइल कोएंजाइम ए टीसीए साइकिल के अंदर आ जाएगा। टीसीए साइकिल में आने के बाद ये हमारे पास क्या करेगा? एंड रिजल्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तक जाएगा और इस तरह से हमें एनर्जी देता जाएगा सक्सेसिव स्टेप्स के अंदर। अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या स्टेप्स हैं बीटा ऑक्सीडेशन के। सबसे पहला जो है वो हमारे पास क्या है? एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड्स इन साइटोसोल। एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड, सबसे पहले जो फ्री फैटी एसिड पड़े हुए हैं आपके साइटोसोल के अंदर उसको एक्टिवेट करना है या उसको इस ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के अंदर लेकर आना है, तो उसके लिए हमें एक स्पेशल फॉर्म के अंदर उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, वो साइटोसोल के अंदर होगी। उसके बाद हमने इसको ट्रांसपोर्ट करना है फ्रॉम साइटोसोल टू द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आने के बाद इसकी जो है वो क्या हो जाएगी? ऑक्सीडेशन हो जाएगी एक प्रॉपर साइकिल के थ्रू। ये 3 स्टेप्स हैं जिसमें हम पूरे बीटा ऑक्सीडेशन प्रोसेस को डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहला हमारा क्या है कि फैटी एसिड्स की ऑक्सीडेशन एक्टिवेशन इनटू द साइटोसोल्स। अब साइटोसोल के अंदर क्या है कि हमारे पास फैटी एसिड्स जो हैं वो एक्टिवेट किए जाते हैं इनटू इट्स को-ए फॉर्म। ठीक है, एसाइल को-ए फॉर्म किस एंजाइम के थ्रू? थायोकाइनेसिस एंजाइम के थ्रू या एसाइल को एंजाइम ए सिंथेसिस के थ्रू। दोनों एक ही नाम है एंजाइम के। क्या कर रहे हैं हम? फैटी एसिड को इसकी एसाइल को ए फॉर्म में लेके जा रहे हैं। यानी अगर हमारे पास बात करें पाल्मिटिक एसिड की, जो कि बॉडी में बहुत कॉमन है, हम इसी को लेकर चलेंगे। पाल्मिटिक एसिड 16 कार्बन कंटेनिंग जो है वो सैचुरेटेड फैटी एसिड है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है इसके पास, बॉडी में सबसे ज़्यादा पड़ा हुआ है। 16 कार्बन है तो उसका जो को-ए बनेगा वो पाल्मिटाइल को-ए बनेगा। ठीक है, यानी उसको को-ए में जो है ना वो कन्वर्ट कर देना। किस एंजाइम के थ्रू? सिंथेसिस, को एंजाइम ए सिंथेसिस के थ्रू करेंगे। ये स्टेप जो है वो ये रिएक्शन जो है वो 2 स्टेप्स के अंदर होता है। इसमें एटीपी जो है वो यूज़ होती है, कोएंजाइम ए यूज़ होता है और मैग्नीशियम जो है वो आयन यूज़ होता है। अब किस तरह से होता है कि ये हमारा 2 स्टेप प्रोसेस है जिसमें हमारा फैटी एसिड जो है वो किसके अंदर जा रहा है? एसाइल कोएंजाइम ए के अंदर जा रहा है। 2 स्टेप प्रोसेस है। हमने कहा कि एटीपी को यूज़ करते हुए कोएंजाइम ए यूज़ होगा, मैग्नीशियम आयन यूज़ होगा और ये किसके अंदर चला जाएगा? एसाइल कोएंजाइम ए के अंदर चला जाएगा। इसमें क्या है कि फैटी एसिड जो है वो रिएक्ट करता है विद एटीपी। ठीक है, और इसको किसके अंदर कन्वर्ट कर देता है? एसाइल एडिनाइलेट के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, और जो एटीपी है वो पायरोफॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये पायरोफॉस्फेट जो है वो पायरोफॉस्फेटेज के थ्रू हमारे पास इनऑर्गेनिक फॉस्फेट देगा जो कि एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करेगा इस रिएक्शन को टू प्रोसीड फॉरवर्ड। अब ये एसाइल एडिनाइलेट जो है वो क्या जाएगा? किस में कन्वर्ट हो जाएगा? टू द एसाइल कोएंजाइम में। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? पूरा फैटी एसिड पड़ा हुआ है। ठीक है, फैटी एसिड थायोकाइनेस के थ्रू किसके अंदर जाएगा? एसाइल एडिनाइलेट के अंदर। यानी इस डबल बॉन्ड के साथ हमारे पास क्या लग गई है? एएमपी लग गई। अब अगर आप देखो तो एटीपी किस में जा रहा है? एएमपी के अंदर जा रहा है और 2 जो फॉस्फेट बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक करेंगे, पायरोफॉस्फेट बनेगा। ये पायरोफॉस्फेट जो है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के अंदर जाएगा। ठीक है, और किसके थ्रू? फॉस्फेटेज के थ्रू जो है वो इस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के अंदर जाएगा। अब ये एसाइल एडिनाइलेट जो है वो किस में प्रोड्यूस होगा? किस में कन्वर्ट होगा? एसाइल को एंजाइम ए के अंदर। किस तरह से कि ये कंबाइन कर जाएगा कोएंजाइम ए के साथ और एएमपी की रिप्लेसमेंट पे क्या आ जाएगा? को-ए ग्रुप आ जाएगा। क्लियर हो गया? ये था हमारा पहला स्टेप जिसमें हमने कहा कि एक्टिवेशन होगी, यानी फैटी एसिड्स जो हैं वो अपनी एसाइल फॉर्म के अंदर एसाइल कोएंजाइम ए बन जाएंगे। मैंने आपको पाल्मिटेट के साथ, पाल्मिटिक एसिड के साथ इसकी एग्जांपल रिलेट कर दी कि पाल्मिटिक एसिड जो है वो हमारे पास क्या है? पाल्मिटेट या पाल्मिटिक एसिड हमारे पास क्या है? 16 कार्बन कंपाउंड है। उसकी जो एक्टिवेशन होगी वो या
किस फॉर्म में आएगा, एक्टिवेटेड फॉर्म के अंदर पाल्मिटॉइल को ए। उसके बाद ये जो है इस फॉर्म के अंदर साइकिल में एंटर हो जाएगा। अब पहला स्टेप हो गया कि हमारे पास एक्टिवेशन हो गई। नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारे पास, हमने भी पढ़ा कि इसकी कहाँ पे होगी, ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। हम अभी तक फिर रहे थे साइटोसोल के अंदर, अब हमने जाना है साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब ये ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से होगी। अब आप लोगों को पता है कि जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो हाईली परमेएबल होती है, वो इजीली नहीं जाने देगी एसिटाइल कोएंजाइम ए को, क्योंकि हम सिंथेसिस के अंदर भी पढ़ कर आए थे कि हमने उसको एसिटाइल कोएंजाइम ए को ऑक्सैलोएसीटेट के साथ रिएक्ट करा के सिट्रेट की फॉर्म में बाहर निकाला था। यहाँ पे भी हमारे पास इनर मेम्ब्रेन जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम ए को एज इट इज़ अपने अंदर से पास होने नहीं देगी। एसिटाइल कोएंजाइम ए को किसी ऑल्टरनेट पाथवे के थ्रू जो है वो एंटर कराना है। अब वो ऑल्टरनेट पाथवे इस तरह से है कि जो आपकी माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, जैसे हम पीछे पढ़ कर आए थे कि ये इनर मेम्ब्रेन है और ये हमारे पास क्या होगी, आउटर मेम्ब्रेन, स्मूथ मेम्ब्रेन होगी। अब होता सीन यूँ है कि इस स्पेस के अंदर, इनर और आउटर मेम्ब्रेन की स्पेस के बीच में हमारे पास एक मॉलिक्यूल होता है जिसको हम कार्निटिन कहते हैं। अब ये वो बंदा है जो आपकी ये वो मॉलिक्यूल है जो एंट्री करवाएगा एक्टिवेटेड फैटी एसिड्स की इनटू द इनर स्पेस, यानी ट्रांसपोर्ट कराएगा फ्रॉम द सेकंड मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया कार्निटिन। अब होता यूँ है कि हमने बता दिया कि ये सेकंड मेम्ब्रेन जो है, जो इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, ये परमिएबिलिटी नहीं प्रोवाइड करती टू द एसिटाइल कोएंजाइम, यानी एसिटाइल कोएंजाइम ए को अपने अंदर से पास नहीं कराएगी। तो इसको तो ये इजीली क्रॉस कराएगा, यहाँ से साइटोसोल से एसिटाइल कोएंजाइम में आएगा और यहाँ पे आएगा, तो आगे बैरियर है, अब नहीं अंदर जा सकता। अब क्या होगा कि ये एसिटाइल यहाँ पे पड़ा हुआ है कार्निटिन, और इस पूरे पाथवे को हम, या इस पूरी ट्रांसपोर्टेशन को कार्निटिन शटल बोलते हैं, कार्निटिन कैरियर सिस्टम बोलते हैं। किस तरह से होता है कि यहाँ पे पड़ा हुआ है कार्निटिन, एक मॉलिक्यूल, एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ वो मिल जाएगा और वो हमारे पास क्या बना देगा, एसाइल कार्निटिन मॉलिक्यूल बना देगा। ठीक है, इस तरह से जो है ये हमारे पास क्या होगा, बन जाएगा, मतलब उसके साथ बाइंड कर जाएगा और फिर इस फॉर्म में ये इजीली जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आ जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है कि जो एसाइल कोएंजाइम ए का एसाइल ग्रुप है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है कार्निटिन को, और इस तरह से ये किस एंजाइम के थ्रू रिएक्शन होगा, कार्निटिन ट्रांसफेरेज 1 के थ्रू। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, साइटोसोल है, ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ठीक है, और फिर ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है। इसके आगे हमारे पास क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की। अब जो एसाइल ग्रुप था, एसाइल कोएंजाइम ए था, वो इजीली आउटर मेम्ब्रेन को तो क्रॉस कराया था। अब बैरियर जो आ रहा है वो इनर मेम्ब्रेन में आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास एक पड़ा हुआ मॉलिक्यूल जिसको हम क्या कह रहे हैं, कार्निटिन कह रहे हैं, और इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हम क्या कह रहे हैं, कार्निटिन शटल कह रहे हैं। होता इस तरह से है कि कोएंजाइम ए को जो है वो रिलीज़ करा देते हैं, यानी सिर्फ एसाइल ग्रुप जो है वो बाइंड कर जाता है विद दैट ऑफ द कार्निटिन, और ये किस एंजाइम के थ्रू हो रहा है, कार्निटिन एसाइल ट्रांसफरेज 1 के थ्रू हो रहा है, जो कि पड़ा हुआ है इनर मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस पे, यानी ये इनर और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में पड़ा हुआ है। अब एसाइल कार्निटिन जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है इजीली थ्रू द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, और इस तरह से ये किसके अंदर आ जाता है, आपकी मैट्रिक्स के अंदर, थ्रू अ स्पेशल कैरियर प्रोटीन, ट्रांसलोकेज प्रोटीन। ठीक है, अब इस मेम्ब्रेन जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है उसमें हमारे पास एक प्रोटीन पड़ी हुई है जिसको हम ट्रांसलोकेज प्रोटीन कह रहे हैं। वो कैरियर प्रोटीन के तौर पे काम करेगा, वो इस एसाइल कार्निटिन को उठा के मैट्रिक्स के अंदर ले जाएगा। अब अंदर आ गया, अंदर किस फॉर्म में है, अभी तक एसाइल कार्निटिन के फॉर्म में अंदर आया था। अब क्या होगा कि कार्निटिन को अलग कर दिया जाएगा और एसाइल को जो है वो क्या कर दिया जाएगा, अलहदा कर दिया जाएगा। ये एसाइल ग्रुप जो है दोबारा आपके कोएंजाइम के साथ मिल जाएगा और अपनी पहली फॉर्म के अंदर आ जाएगा, जिसको हम एसाइल कोएंजाइम ए कह रहे थे। ठीक है, एसाइल कोएंजाइम ए बन गया, और ये कार्निटिन जो था, जो कि बाइंड करके इसको लेकर आया था, ये दोबारा वापस बाहर चला जाएगा रीयूज़ के लिए
और इस दफ़ा जो इसकी ब्रेकेज का काम कर रहा है वो कार्निटिन एसाइल ट्रांसफरेज 2 कर रहा है। समअप करने लगी हूँ कि पहला जो आपका स्टेप है ट्रांसपोर्टेशन में वो क्या है कि एसाइल को एंजाइम ए ब्रेक करेगा। किस तरह से एसाइल ग्रुप जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा टू द कार्निटिन मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ कार्निटिन एसाइल ट्रांसफरेज 1। एसाइल ग्रुप कोएंजाइम ए वाला ग्रुप बाहर ही रह गया। एसाइल कार्निटेन की फॉर्म में कैरियर प्रोटीन की हेल्प की मदद से मैट्रिक्स के अंदर आ जाएगा। मैट्रिक्स के अंदर आने के बाद इसकी दोबारा ब्रेकडाउन होगी, एसाइल कोएंजाइम ए में दोबारा चला जाएगा और कार्निटिन मॉलिक्यूल जो है वो दोबारा बाहर साइटोसोल में भेज दिया जाएगा रीयूज़ के लिए। ये हमारा सारा था स्टेप कि किस तरह से जो है वो ट्रांसपोर्टेशन होगी। यहाँ तक हमने जो है वो पढ़ लिया। नेक्स्ट हमारे पास है इनहिबिशन ऑफ कार्निटिन शटर, कि अब इस ट्रांसपोर्टेशन की जो है वो रेगुलेशन किस तरह से हो रही है, इसको कंट्रोल किस तरह से किया जा रहा है। तो जो हमारे पास पहला एंजाइम है दैट इज़ कार्निटिन एसाइल ट्रांसफरेज 1, वो इनहिबिट हो जाता है मेलोनाइल कोएंजाइम ए से। अब मेलोनाइल कोएंजाइम में हम पढ़ के आए थे फैटी एसिड सिंथेसिस का जो है वो एक इम्पॉर्टेंट मेटाबोलाइट है जो आगे अटैच हो रहा था उसकी चेन के साथ, और हमारे पास फैटी एसिड जो है वो बन रहा था साइटोसोल के अंदर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि एट अ टाइम एक प्रोसेस हो सकता है, या तो उसकी फैटी एसिड की सिंथेसिस होगी या फिर उसकी ऑक्सीडेशन होगी। अगर तो फैटी एसिड की सिंथेसिस चल रही है सेल के अंदर तो फिर उसकी ऑक्सीडेशन नहीं चल रही होगी। अगर तो उसकी ऑक्सीडेशन चल रही है तो सिंथेसिस नहीं चल रही होगी। ऑल्दो दोनों डिफरेंट साइड्स पे हैं लेकिन एट अ टाइम दोनों नहीं हो रहे होंगे। इस वजह से नहीं हो रहे होंगे कि हमारे पास अगर आपने जो है वो हाई कार्ब डाइट ली है या आपने हाई फैट डाइट ली है तो आपके जो फैटी एसिड की सिंथेसिस का प्रोसेस होगा वो उस टाइम प्रोग्रेस में होगा, और आपकी जो ऑक्सीडेशन हो रही होगी उस टाइम एनर्जी तो आपने क्योंकि डाइट इनटेक की हुई है और आपकी जो एनर्जी है वो आपको कार्ब से प्रोवाइड की जा रही है या एक्सेसिव पड़ी हुई है, और जो एक्सेसिव अमाउंट है वो स्टोर की जा रही है ताकि वो यूज़ की जा सके एट द टाइम ऑफ नीड ऑफ इमरजेंसी। ठीक हो गया। फ़िलहाल आपकी जो एनर्जी है वो प्रोवाइड की जा रही है बाय द कार्ब्स, एक्सेसिव आप स्टोर कर रहे हो। अब सीन ये है कि फास्टिंग स्टेट चल रही है, खाना खाए हुए बहुत टाइम हो गया, तो इस टाइम पे ये होता है कि जो आपकी स्टोर्ड फॉर्म होती है उसकी ब्रेकडाउन शुरू होती है, और इस टाइम पे आपकी ऑक्सीडेशन हो रही होगी फैटी एसिड की, ना कि सिंथेसिस हो रही होगी। ठीक है, तो ये इनहिबिशन हो गई कि किस तरह से आपका सिंथेसिस के टाइम पे मेलोनाइल कोएंजाइम ए ज़्यादा बन रहा होगा। ये मेलोनाइल कोएंजाइम ए जो है वो कार्निटिन ट्रांसफरेज 1 को इनहिबिट कर देगा। जब ये इनहिबिट हो जाएगा तो डिग्रेडेशन या ऑक्सीडेशन नहीं होगी, फैटी एसिड की ब्रेकडाउन नहीं होगी, और उस टाइम पे हमारे पास कौन सा प्रोसेस चल रहा होगा, सिंथेसिस का प्रोसेस चल रहा होगा। ये था हमारा इनहिबिशन। अब हम चलते हैं बीटा ऑक्सीडेशन के प्रॉपर पाथवे में। ये 4 स्टेप प्रोसेस है, बहुत ईजी है। सबसे पहले ऑक्सीडेशन होगी, फिर उसकी हाइड्रेशन होगी, फिर दोबारा ऑक्सीडेशन होगी और फिर क्लीवेज हो जाएगी, और इस तरह से एक साइकिल जो है वो प्रॉपर चल पड़ेगा। जितनी लंबी चेन होगी उतनी बार वो दोबारा साइकिल के अंदर जाएगी, यानी क्लीवेज से दोबारा ऑक्सीडेशन पे चली जाएगी, और हर क्लीवेज के बाद हमारे पास एक एसिटाइल कोएंजाइम ए आ जाएगा, और जो एसाइल कोएंजाइम ए था वो दोबारा इस साइकिल के अंदर एंटर होगा और ब्रेक डाउन होता रहेगा। 16 कार्बन वाले को हम डिटेल से मतलब उसके एग्जांपल लेके चलेंगे, अभी हम जनरल लेकर चल रहे हैं कि हमारे पास जो हर साइकिल है बीटा ऑक्सीडेशन का, ये 4 स्टेप का जो साइकिल है, ये एट द एंड हमें एसिटाइल कोएंजाइम ए देता है इन द सीक्वेंस ऑफ दीज 4 रिएक्शंस, यानी इन 4 रिएक्शन से गुजरने के बाद एसाइल कोएंजाइम ए जो है वो क्या देगा, 2 कार्बन यूनिट एसिटाइल कोएंजाइम ए देगा। यानी अगर 16 कार्बन कंपाउंड आप लेकर चल रहे हो तो ऑक्सीडेशन में एंटर होने के बाद ये कितने देगा, 14 रह जाएंगे जिसको हम एसाइल कोएंजाइम ए कहेंगे, और हमारे पास एक एसिटाइल कोएंजाइम ए बन जाएगा जिसमें हमारे पास 2 कार्बन जो होते हैं वो होते हैं। अच्छा जी, अब ये 4 स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले ऑक्सीडेशन होगी, फिर हाइड्रेशन होगी, फिर ऑक्सीडेशन होगी, फिर क्लीवेज होगा। पहली ऑक्सीडेशन जो है उसमें क्या है कि जो एसाइल कोएंजाइम ए है वो किस में जाएगा, डिहाइड्रोजिनेशन में जाएगा बाय एन एफएडी डिपेंडेंट
फ्लेवो एंजाइम एसाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजिनेज डबल बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ तक हो गया था हमारा कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर आ गया। अभी हमारे पास एसाइल कोएंजाइम ए आ गया। एसाइल कोएंजाइम ए का पहला स्टेप जो था वो हमारे पास क्या था कि उसमें हमने क्या करानी है, उसकी ऑक्सीडेशन करानी है। अब ऑक्सीडेशन आप लोगों को पता है कि हमारे पास क्या होती है, एडिक्शन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन या तो हाइड्रोजन जो है वो रिमूव किया जाएगा या फिर हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हम हाइड्रोजन की बात करेंगे। अब अगर आप देखो तो अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया, यानी आपने क्या कर दिया, हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया। CH2 था अल्फा बीटा में, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH हो गया। यहाँ पे अब क्या आ गई है, अनसैचुरेशन आ गई है, डबल बॉन्ड बनना शुरू हो गया। और आपने ये जो हाइड्रोजन जो थे वो किसको दे दिए हैं, FAD को दे दिए, और वो किस में चला गया, FADH2 में चला गया, जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर जाके ATP दे देगा। पहला स्टेप हो गया विद द हेल्प ऑफ डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ठीक है, अच्छा ये इतने जो है ना वो आप अगर सिर्फ इसकी बेस भी लिख दोगे ना एंजाइम की तो वो काफ़ी होगा। डिहाइड्रोजिनेज अगर आपको आप पेपर के टाइम पे एसाइल कोएंजाइम डिहाइड्रोजिनेज नहीं भी याद आ रहा तो आप सिंपल इसकी क्लास भी लिख दोगे ना तो मोर देन इनफ होगा, आपको मार्क्स मिल सकते हैं। डिहाइड्रोजिनेज हो गया, हाइड्राटेज हो गया, ठीक है, अगेन डिहाइड्रोजिनेज हो गया, और फिर हमारे पास क्लीवेज वाला एंजाइम हो गया जिसको हम थायोलेज बोल रहे हैं। ये बात हो गई। पहला स्टेप हो गया ऑक्सीडेशन का, जिसमें हमारे पास डबल बॉन्ड बन गया एट कार्बन अल्फा और अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन के बीच में हमारे पास क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है हाइड्रेशन, यानी अब आपका क्या होगा, वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो ऐड होगा, और इस तरह से हमारे पास हाइड्रोक्सी एसाइल बन जाएगी, यानी हाइड्रोक्सी फैटी एसिड बन जाएगा। किस तरह से कि वाटर मॉलिक्यूल इस अब एनॉयल कोएंजाइम ए के अंदर आएगा। ठीक है, जो बनने वाला मॉलिक्यूल था ये हमारे पास क्या था, एनॉयल कोएंजाइम ए। अब ये एनॉयल कोएंजाइम ए के अंदर हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा। ये रिएक्शन जो है वो कैटालाइज किया जाएगा बाय द एनॉयल कोएंजाइम ए हाइड्रेटेज, और हमारे पास क्या बन जाएगी, बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए। बीटा कार्बन के ऊपर OH ग्रुप लग गया और ये पिछला सारा क्या कहला रहा था, एसाइल कोएंजाइम ए। ये हो गया, हाइड्रेशन हो गई। अब हमारा तीसरा स्टेप जो है वो दोबारा क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। अब की बार जो ऑक्सीडेशन होगी वो NAD के थ्रू होगी। याद रखिए कि जो पहली ऑक्सीडेशन थी वो FAD के थ्रू हो रही थी, जो दूसरी बार जो ऑक्सीडेशन होगी हाइड्रेशन के बाद वाली वो NAD। इसको इस तरह से याद रख लो कि ABC के थ्रू F पहले आता है तो F आपकी पहले ऑक्सीडेशन कराएगा F वाला, और N बाद में आता है तो N बाद में कराएगा। ओके जी, अब हमारे पास जो बनने वाला मॉलिक्यूल था वो क्या था, बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए। इसकी दोबारा क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी, और ये दोबारा किसके अंदर चला जाएगा, कीटो ग्रुप के अंदर चला जाएगा। जो बीटा कार्बन है अब इसका जो OH ग्रुप था वो किस में चला जाएगा, कीटो, यानी C डबल बॉन्ड O बना देगा। और इस टाइम पे जो क्या कहते हैं H ग्रुप है वो कहाँ से निकल रहे हैं, इस बीटा कार्बन से निकल रहे हैं, और ये किसको दे रहे हैं, प्रोवाइड किए जा रहे हैं थ्रू द NAD, और ये किस में चला जाएगा, NADH के अंदर। ये NADH जो है वो हमारे पास ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर चला जाएगा, एनर्जी ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर, और वहाँ से जो है ये एनर्जी देगा। बनने वाला जो मॉलिक्यूल है वो बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम ए आएगा। अब ये बीटा कीटो एसाइल ए जो है, कोएंजाइम ए जो है, ये क्या किया जाएगा, क्लीवेज की जाएगी इसकी इस तरह से कि हमारे पास एसाइल कोएंजाइम ए बन जाएगा और एसिटाइल कोएंजाइम ए बन जाएगा। क्लीवेज हमारे पास इधर से हो रही है, अल्फा और बीटा के बीच में। C डबल बॉन्ड O एसाइल ग्रुप में चला जाएगा, एसाइल को ए में चला जाएगा, और यहाँ से CH3 जो है वो हमारे पास किधर आ जाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर चला जाएगा। ये एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो TCA साइकिल के अंदर चला जाएगा, ये क्रेब्स साइकिल के अंदर चला जाएगा, और इस तरह से हमारे पास क्या बननी शुरू हो जाएगी, एनर्जी एक्सट्रैक्शन हो जाएगी। ये एसाइल कोएंजाइम ए दोबारा इस साइकिल के अंदर जाएगा। अब हम लेकर चलते हैं 16 कार्बन वाले एग्जाम्पल को। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या था, पाल्मिटेट, ये सारे 16 कार्बन थे। पाल्मिटाइल के अंदर चला जाएगा, पाल्मिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो हमारे पास इसके अंदर आएगा, एनॉयल कोएंजाइम ए के अंदर।
ठीक है, ये सारे स्टेप्स के गुजरने के बाद यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास अब क्या हो जाएंगे, इस 16 में से 2 माइनस कर दोगे तो 14 रह जाएंगे। ये 14 कार्बन दोबारा इसके अंदर आएगा, दोबारा साइकिल के थ्रू आएगा, तो फिर दोबारा 14 से 2 माइनस कर दोगे तो 12 रह जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद इस तरह से आप सक्सेसिव करते रहोगे और आखिरी साइकिल आ जाएगा जिसमें हमने देखना है कि इस तरह से, ये सारा उसने बताया हुआ कि इस तरह से पाल्मिटॉइल कोएंजाइम में 16 कंटेनिंग कार्बन है और ये हमारे पास किसके अंदर जाता है, आपके 8 साइकिल्स के अंदर जाएगा और जो है ना हमारे पास क्या बन जाएगा, 8 एसिटाइल कोएंजाइम में बन जाएंगे। अब आप खुद देखो 8 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आएंगे, तो जाहिर सी बात है 8 एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेंगे। ठीक हो गया। और 7 NAD बनेंगे और 7 FAD बनेंगे, NADH बनेंगे और FADH2 बनेंगे। ये TCA साइकिल के अंदर चले जाएंगे और जो आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए है वो इतने ATP दे देंगे। अब यहाँ पे हम डिटेल से पढ़ रहे हैं कि किस तरह से जो है वो होगा। पाल्मिटॉइल कोएंजाइम में 7 कोएंजाइम, 7 FAD, 7 NAD प्लस 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो है वो 8 एसिटाइल कोएंजाइम देंगे, 7 FADH2 देंगे, 7 NADH देंगे और 7 हाइड्राइडाइन देंगे। इस तरह से जो है वो कितने साइकिल्स के अंदर जाएगा, 8 साइकिल्स के अंदर जाएगा पाल्मिटॉइल कोएंजाइम में। मतलब 7 इस तरह से कि जो आखिरी 4 वाले होंगे वो तो मतलब एक ही क्लीवेज से 2 बन जाएंगे ना, तो इस वजह से एक साइकिल जो है वो कम हो जाएगा। तो बीटा ऑक्सीडेशन से जो है वो हमारे पास क्या बनेंगे, 8 एसिटाइल कोएंजाइम में बनेगा। ये एसिटाइल कोएंजाइम में जो है वो TCA साइकिल के अंदर जाएगा और कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएगा इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब हम एनर्जी सीन देखते हैं कि इसके कितने एनर्जी जो है वो निकलेंगे। पाल्मिटॉइल की ही एग्जांपल ले रहे हैं, वो कितने साइकिल्स के अंदर जाएगा, 7 साइकिल्स के अंदर जाएगा, 7 FADH2 बनेंगे। अब अगर आप हम FSC में तो पढ़ कर आए थे कि हमारे पास 2 और 3 बनते हैं, लेकिन हम यहाँ पे प्रिसाइज लेकर चलेंगे कि हमारे पास जो एक NADH है वो 2.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP प्रोवाइड करेगा, एक NADH, और सेम वाइज एक FADH2 जो है वो हमें 1.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP देगा। तो इसको हम 2.5 को और 1.5 को जो है वो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास जो है वो फिगर आ जाएगी। 8 एसिटाइल कोएंजाइम ए की जब आप बात करोगे तो हर एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो 12 ATP के मॉलिक्यूल्स देगा, सिंगल जो है वो 12 देगा। अब हमें कितने मिले एसिटाइल कोएंजाइम में, पाल्मिटिक एसिड से 8, तो 8 को 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारे पास आ जाएगा फिगर 96। तो अब हमारे पास 1 मोल ऑफ पाल्मिटॉइल कोएंजाइम ए से कितने मिलेंगे, 131 मिलेंगे। लेकिन नेट किस तरह से होगा, हम शुरू में एक ATP यूज़ भी तो कर रहे थे ना, तो अब हमारे पास उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास नेट जो फिगर मिलेगी ATP की बाय 1 पाल्मिटेट से वो क्या होगी, 129 ATP के मॉलिक्यूल्स होंगे। ये बीटा ऑक्सीडेशन हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमने पढ़नी है ऑड चेन्स की फैटी एसिड। वो जो पिछली हम पढ़ कर आए हैं वो सारी हमारे पास किसकी थी, एक तो सैचुरेटेड फैटी एसिड की थी और उसमें क्या था, इवन चेन था। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो थे वो इवन थे, यानी आखिरी जो थी साइकिल, उस आखिरी साइकिल में हमें दोनों जो मिलने थे वो एसिटाइल कोएंजाइम ए मिलने थे। अब हमने देखना है कि जो हमारे पास ऑड चेन बन रही है उसका क्या सीन होगा। अब ऑड चेन है तो उसकी जो आखिरी वाली होगी उसमें आखिरी जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम ए तो नहीं ना बनेगा, जो बनने वाला मॉलिक्यूल होगा उस ऑक्सीडेशन ऑड चेन की ऑक्सीडेशन के अंदर वो हमारे पास प्रोपियोनाइल होगा। यहाँ से पढ़ लेते हैं कि हमारे पास ये जो बीटा ऑक्सीडेशन थी ऑड नंबर की, उसमें हमारे पास सारी सेम जाती है, मतलब जैसे हम ऊपर पढ़ कर आए हैं। सिर्फ जो डिफरेंस आता है वो ये आता है कि हमारे पास आखिरी जो फ्रेगमेंट बनता है वो 3 कार्बन फ्रेगमेंट बनता है जो कि रह जाता है। इसमें हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं 17 को। अब क्या कहते हैं, आखिरी जो होगी वो क्या होगी,
थ्री कार्बन एक साइड पे होंगे और 2 कार्बन एक साइड पे होंगे। अब आखिरी क्लीवेज पे तो 16 में 2 दोनों एक साइड पे रह रहे थे, यहाँ पे हमारे पास 3 एक साइड पे होगा जिसको हम प्रोपियोनाइल बोल रहे हैं, और दूसरा जो है वो हमारे पास क्या होगा, आखिरी जो क्लीवेज होगी यानी वो 5 कार्बन की होगी। अब ये 5 कार्बन जो है वो किस में ब्रेक होंगे, 3 और 2 में। 2 वाला एसिटाइल कोएंजाइम में साइकिल के अंदर चला जाएगा, जो पीछे बचने वाला होगा वो प्रोपियोनाइल कोएंजाइम में होगा। अब इसके साथ क्या होगा और चेन फैटी एसिड में, कि जो बचने वाला प्रोपियोनाइल है वो उसी तरह से प्रोपियोनाइल कोएंजाइम ए जो है वो क्या हो जाएगा, उसकी हम कार्बोक्सिलेशन कराएंगे विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कार्बोक्सिलेज। अब कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है तो इसका क्या मतलब है कि एटीपी रिक्वायर्ड, ABC वाला फॉर्मूला लगेगा। एटीपी रिक्वायर्ड होगी, कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड होगी और बायोटिन रिक्वायर्ड होगी। इस कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के बाद प्रोपियोनाइल कोएंजाइम ए जो है वो किसके अंदर चला जाएगा, मिथाइल मेलोनाइल कोएंजाइम ए डी फॉर्म के अंदर है। ठीक है, अब ये मिथाइल मेलोनाइल कोएंजाइम ए जो है वो रेसिमेज एंजाइम के थ्रू मिथाइल मेलोनाइल कोएंजाइम ए रेसिमेज एंजाइम के थ्रू कन्वर्ट कर दिया जाएगा इनटू द एल मिथाइल मेलोनाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, यानी डी फॉर्म से एल फॉर्म के अंदर जा रहा है इस रेसिमेज एंजाइम के थ्रू। अब ये एल मिथाइल मेलोनाइल कोएंजाइम ए म्यूटेज एंजाइम के थ्रू किस में कैटालाइज होगा, मिथाइल मेलोनाइल कोएंजाइम ए एंड सक्सिनाइल कोएंजाइम। ठीक है, यानी अब इन अदर वर्ड्स जो हमारे पास और चेन फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन से बनने वाला जो मॉलिक्यूल होगा आखिरी साइकिल का वो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए होगा, कि प्रोपियोनाइल कोएंजाइम ए जो है वो कन्वर्ट कर दिया जाएगा इनटू द सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, और फिर वो तीसरे साइकिल के अंदर जाएगा और हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तीसरी साइकिल के अंदर आप सक्सिनाइल कोएंजाइम ए देख कर आए थे ना, ये वही वाला है। अच्छा जी, ये हो गया। सबसे पहले क्या था कि प्रोपियोनाइल कोएंजाइम ए की कार्बोक्सिलेशन होगी, वो किस में चला जाएगा, मिथाइल मेलोनाइल कोएंजाइम ए के अंदर। ये मिथाइल मेलोनाइल के अपनी मिथाइल मेलोनाइल कोएंजाइम ए जो है वो डी फॉर्म से एल फॉर्म के अंदर जाएगा। उसके बाद मिथाइल मेलोनाइल कोएंजाइम ए म्यूटेज एंजाइम के थ्रू जो है इसकी कैटालाइसिस होगी और ये कन्वर्ट कर दिया जाएगा इनटू द सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, जो कि तीसरे साइकिल के अंदर एंटर होगा। और ये म्यूटेज वाला एंजाइम जो है वो विटामिन B12 डिपेंडेंट होता है, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से ये रिएक्शन नहीं हो सकता। ये हमारे पास सारी कहानी थी कि प्रोपियोनाइल कोएंजाइम ए जो है वो किसकी होगी, कार्बोक्सिलेशन में जाएगा। सबसे पहले बनने वाला जो एंजाइम होगा वो मिथाइल मेलोनाइल कोएंजाइम ए होगा। ये रेसिमेज एंजाइम के थ्रू एल मिथाइल मेलोनाइल कोएंजाइम ए के अंदर आएगा, एल फॉर्म के अंदर जाएगा। ठीक है, और उसके बाद इसकी क्या होगी, कन्वर्जन हो जाएगी इनटू द सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। ये था हमारा और चेन की फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन। अब हम बात करते हैं, हमारे पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स भी तो है ना, जहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। अब डबल बॉन्ड कंटेनिंग फैटी एसिड्स की ऑक्सीडेशन किस तरह से होगी, उसकी ऑक्सीडेशन सम एक्सटेंट वैसी ही होगी जैसे सैचुरेटेड की हम सारी पढ़ कर आए हैं। ठीक है, लेकिन जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं वो आपको लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं एज़ कम्पेयर टू द सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। क्यों? क्योंकि उनकी उस तरह से कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होती। द मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड इन द ऑक्सीडेशन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर एज सेम एज फाउंड इन द बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। However, the presence of double bonds possess the problem for beta oxidation to proceed. ठीक है, यानी जो जहाँ पे चेन के अंदर डबल बॉन्ड वाली कार्बन आ जाएगी वहाँ पे उसकी ऑक्सीडेशन जो है वो इस तरह से प्रोसेस नहीं होगी। इसको ओवरकम करने के लिए हमने 2 आइडेंटिकल एंजाइम्स जो हैं वो इसके अंदर ऐड होंगे, जिसको हम आइसोमेरेज बोलेंगे या एपिमेरेज बोलेंगे। अब नाम से पता चल रहा है आइसोमेराइज कर देंगे या एपिमेराइज कर देंगे, तो फिर उसके बाद उसकी जो है वो फर्दर ऑक्सीडेशन प्रोसीड करेगी। अब हम लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स को देखते हैं कि किस तरह से होगी। अभी तक हमने पढ़ी बीटा ऑक्सीडेशन, और चेन फैटी एसिड्स की ऑक्सीडेशन, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की ऑक्सीडेशन। अब हम पढ़ रहे हैं लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स की ऑक्सीडेशन के, जिसके पास इसमें हम कंसीडर करते हैं कि 20 या 20 से ज़्यादा चेन वाले जो फैटी एसिड्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन किस तरह से होगी। अब सेल के अंदर हमारे पास स्पेशल ऑर्गेनेली पड़े होते हैं जिसको हम पेरोक्सिसोम बोलते हैं।
यूकैरियोटिक सेल की बात हो रही है, ठीक है। और इसके अंदर इन पेरोक्सिसोम्स के अंदर हमारे पास क्या होती है, एक मॉडिफाइड फॉर्म होती है ऑक्सीडेशन की उन फैटी एसिड्स की जो कि 20 से ज़्यादा कार्बन को कंसिस्ट किए हुए होते हैं। एसाइल कोएंजाइम A dehydrogenase leads to the formation of FADH2 as in beta oxidation। अब इस पेरोक्सिसोम के अंदर जो ऑक्सीडेशन हो रही है वो क्या है कि हमारे पास डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है जो कि लीड करता है टू द फॉर्मेशन ऑफ FADH2। यहाँ पे जो एजेंट है FADH2 वो ट्रांसफ़र नहीं किया जाता ETC चेन को, बल्कि डायरेक्टली किसको दे देता है, ऑक्सीजन को दे देता है, और इसके रिजल्ट में हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाती है जो कि कैटालाइज एंजाइम के थ्रू क्लीवेज की जाती है। यानी अब क्या हो रहा है कि आपकी ब्रेकेज तो हो रही है फैटी एसिड की, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स की, FADH2 भी बन रहा है, लेकिन ये FADH2 जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। तो सिर्फ समझें ब्रेकेज हो रही है, यानी लंबी चेन को तोड़ा जा रहा है बस, और कुछ नहीं हो रहा। ये देखेंगे, देयर इज नो ATP synthesized in the peroxisomal beta oxidation of fatty acid since the reducing equivalents do not pass through the ETC, however heat is liberated. It is now believed that the peroxisomes carry out the initial oxidation of long chain which is followed by the mitochondrial oxidation। यानी जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हैं, फॉर एग्जांपल 20 या 20 से ज़्यादा कंटेनिंग जो फैटी एसिड्स होंगे उनको जो है वो क्या किया जाएगा, पहले सिर्फ पेरोक्सिसोमल बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू ब्रेक डाउन किया जाएगा, कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं की जाएगी। उसके बाद इसको हैंड ओवर कर दिया जाएगा टू द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद जब इसकी ऑक्सीडेशन होगी तो फिर एनर्जी जो है वो हमें मिलेगी। इससे पहले जो थी वो हमें कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेगी। जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चले जाएंगे, फॉर एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं कि हमने 24 कार्बन कंटेनिंग जो है वो फैटी एसिड लिया, और सपोज करें कि 18 तक हमने उसको जो है वो डिग्रेड किया पेरोक्सिसोम के अंदर, 18 कार्बन वाले को हमने फिर प्रोवाइड कर दिया टू द माइटोकॉन्ड्रिया। अब जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके इसकी ऑक्सीडेशन होगी तो ये एनर्जी प्रोवाइड करेगा। दिस पेरोक्सिसोमल बीटा ऑक्सीडेशन जो है वो इंड्यूस की जाती है बाय द हाई फैट डाइट, या फिर आप हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स जब देते हो तब। यानी फैट की डिग्रेडेशन तो हो रही है लेकिन हमें कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो अगर आपकी एक्सेसिव फैट डाइट है तो जो एक्सेसिव फैट होगी वो ब्रेक डाउन कर दी जाएगी पेरोक्सिसोम्स के अंदर, और इसी तरह से या फिर हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स की जो है वो फंक्शनिंग भी इसी प्रोसेस के थ्रू हो रही है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास क्या हो जाएगा, FADH2 जो है वो किस में जाएगी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनेगी। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है गैस, ये कैटालाइज की जाएगी वाटर के अंदर और आपकी मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के अंदर, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आती है अल्फा ऑक्सीडेशन। ये माइनर पाथवे है, ठीक है। इसमें क्या होगी कि रिमूवल ऑफ 1 कार्बन यूनिट एट अ टाइम बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्फा कार्बन एटम ऑफ फैटी एसिड इज नोन एज अल्फा ऑक्सीडेशन। यानी इसमें ऑक्सीडेशन किस कार्बन पे हो रही है, अल्फा कार्बन पे हो रही है, जो कार्बोक्सिल ग्रुप से नेक्स्ट वाली कार्बन है उस पे होगी, और इसके ब्रेकेज के रिजल्ट में हमारे पास 1 कार्बन यूनिट आएगा। बीटा ऑक्सीडेशन में 2 कार्बन यूनिट आ रहा था। बीटा ऑक्सीडेशन डज नॉट इन्वॉल्व बाइंडिंग ऑफ फैटी एसिड टू कोएंजाइम A एंड नो एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। यानी ये जो अल्फा ऑक्सीडेशन है इसमें किसी फैटी एसिड की कोएंजाइम के थ्रू बाइंडिंग नहीं होती। बीटा ऑक्सीडेशन में तो हम देख कर आए थे ना कि फ्री फैटी एसिड जो है वो कोएंजाइम A के साथ बाइंड करता है और उसके बाद उसकी एक्टिवेशन होती है और फिर वो साइकिल के अंदर जाता है। अल्फा ऑक्सीडेशन में ऐसा कुछ नहीं है और इस वजह से कोई एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस नहीं हुई। द नेक्स्ट इज ओमेगा ऑक्सीडेशन। ओमेगा ऑक्सीडेशन, अब आप लोगों को पता है कि ओमेगा हम देखा है कि ओमेगा किसको बोलते हैं। तो जो ओमेगा ऑक्सीडेशन है ये हमारे पास इसी तरह से जैसे अल्फा ऑक्सीडेशन था, ये माइनर पाथवे है। ये क्या करता है, दिस इन्वॉल्व्स द हाइड्रोक्सिलेशन followed by the oxidation of omega carbon present at the methyl group at the other end of the fatty acid। यानी इसमें क्या होगी, पहले क्या होगी, हाइड्रोक्सिलेशन होगी मिथाइल एंड पे, उसके बाद उसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी, और फिर जो है वो हमारे पास इस तरह से इसकी जो है वो क्या हो रही है, एंड रिजल्ट बन रहा है। दिस रिएक्शन
requires the cytochrome P450 NADPH and oxygen besides the enzyme. एंजाइम के अलावा इसको क्या क्या चाहिए, ऑक्सीजन, NADPH और साइटोक्रोम P450. ये उसमें सारा रिएक्शन दिया हुआ है कि हमारे पास क्या है, ओमेगा एंड से, यानी दूसरे साइड पे हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिल एंड, और ये हमारा कौन सा है, मिथाइल एंड. अब ये मिथाइल एंड जो है वो हमारे पास, इस मिथाइल एंड पे क्या हो रहा है, आखिरी जो कार्बन होगी उसकी सबसे पहले हाइड्रोक्सिलेशन हो रही है. अब आप देख रहे हो कि ये हमारे पास क्या हो रही है, हाइड्रोक्सिलेशन हो रही है. उस हाइड्रोक्सिलेशन के बाद उसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, और हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है. ये था हमारा ऑक्सीडेशन का, बहुत इंपॉर्टेंट है. आप लोग इसको जो है ना वो ध्यान से पढ़ना भी, सुनना भी, और जो बात आपको नहीं समझ आएगी वो मुझसे पूछ लेना. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.